डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी इन मोशन, मीन्स अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी पाथ की लेंथ को मेजर कर लिया जाए। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। याद रखिएगा जब भी बॉडी मोशन में हो तो जो फैक्टर लाजमी चेंज हो रहा होता है वो बॉडी की पोजीशन का होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी मूव करता है, तो इस कर्व पाथ की लेंथ को अगर मेजर किया जाए तो ये डिस्टेंस होगा, और ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन वेक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं अगर पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर पता हो। कैसे? इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल, आर बी माइनस आर वन या आर टू माइनस आर वन। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है अगर स्ट्रेट पाथ में बॉडी मूव कर रही हो। किसी भी क्लोज पाथ के अंदर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, लेकिन क्लोज पाथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा जब भी राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा। हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि फ्रॉम ए टू बी हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या है। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सर्कमफेरेंस को यूज करेंगे, सर्कमफेरेंस को 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगी, वो √2r आएगी। तो जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो r से कैंसिल होगा और आंसर हमारे पास आएगा π/2 √2। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। अगर एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अज्यूम करें एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आर है। इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और पॉइंट्स को मार्क कर दें ए, बी, सी एंड डी। और इसी तरह टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम 0, बी पे t/4, सी पे t/2, डी पे 3t/4 और अगेन पॉइंट ए पे टाइम t इक्वल टू टाइम पीरियड। अब इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले पॉइंट ए, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। पॉइंट बी, जब टाइम हमारे पास t/4 है तो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट होगा, 2πr डिवाइड बाय 4 मीन्स πr/2। और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी बेस भी r, परपेंडिकुलर भी r। तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट √r² + r² मीन्स √2r। पॉइंट सी, जब टाइम t/2 है डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय 2 मीन्स πr। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये सर्कल का डायमीटर है, मीन्स 2r के इक्वल होगा। पॉइंट डी, जब टाइम 3t/4 है जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफेरेंस का 3/4 होगा, मीन्स 2πr को हम मल्टीप्लाई 3/4 से करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3πr/2। और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी की तरह हमारे पास इक्वल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √r² + r² √2r। और जब बॉडी पॉइंट ए पे आएगी तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि बॉडी दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर डिस्टेंस 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लेट्स हम घर से सुबह निकले 5 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद हम टर्न किए नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर, फिर टर्न किए साउथ की तरफ 8 किलोमीटर और फिर लास्ट में 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो कैलकुलेट हमने करना है कि ए टू बी हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन्स हम कितना दूर हैं और किस डायरेक्शन में हैं। सबसे पहले हम इन अपने वेक्टर्स को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में ड्रॉ करेंगे। तो ईस्ट की तरफ 2 वेक्टर्स हैं, एक 5 किलोमीटर और एक 3 किलोमीटर। इन दोनों वेक्टर्स में एंगल 0 डिग्री है, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन होगी, तो 5 + 3 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बाकी 2 वेक्टर्स 2 किलोमीटर नॉर्थ और 8 किलोमीटर साउथ हैं। इनके इन बिटवीन एंगल 180 डिग्री है, मीन्स सिंपल अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन होगी, तो रिजल्ट 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। दोनों को जब हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर को, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट आएगी।
तो हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता चल गई, वो साउथ ईस्ट है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ हैं, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होल अंडर रूट, ये 100 अंडर रूट आएगा, मीन्स 10 किलोमीटर। एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। अगर हम इनको यूनिट वेक्टर से सॉल्व करें, x के लिए हमें पता है कि i यूनिट वेक्टर होता है और y के लिए j, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करें तो -i और -j। तो ईस्ट हमारे पास जो होगा वो i को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ j को, साउथ नेगेटिव j को, और इसी तरह से अगेन ईस्ट i को। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 5 किलोमीटर ईस्ट 5i प्लस 2 किलोमीटर नॉर्थ 2j, फिर 8 किलोमीटर साउथ नेगेटिव 8j और 3 किलोमीटर ईस्ट 3i। जब इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8i माइनस 6j। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया। मैग्नीट्यूड के लिए i 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट 10 किलोमीटर। अब डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, तो i पॉजिटिव है और j नेगेटिव है, मीन्स ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या है? 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी जो कि इन मोशन हो। हम दो केसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। बॉडीज मूव कर रही हो सेम डायरेक्शन में और दोनों बॉडीज मूव कर रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के रिलेशन डिफरेंट है। तो पहले केस को डिस्कस करते हैं। लेट्स से दो कार्स हैं, मूव कर रही हैं वेलोसिटी v1 और v2 से। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा और ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर यही गाड़ियाँ मूव कर रही हों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज का सम आएगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड रेशियो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम की। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे। तो पहला केस हमारा ये है कि अगर एक कार मूव कर रही है पॉइंट ए से सी, और जो पहला हाफ डिस्टेंस है उसने कवर किया स्पीड v1 से, और दूसरा जो हाफ डिस्टेंस है उसने वो कवर किया स्पीड v2 से। तो इस केस में टाइम इक्वल नहीं है लेकिन डिस्टेंस इक्वल है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2 टाइम v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सेकेंड केस ये है कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से सी मूव कर रही है और पहले हाफ टाइम में उसकी स्पीड v1 है और अगले हाफ टाइम में उसकी स्पीड v2 है, मीन्स अब टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 होगा। थर्ड केस ये कि अगर ना तो डिस्टेंस इक्वल हो ना टाइम इक्वल हो, तो उस केस में एवरेज फाइंड करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, जैसे लेट से एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसमें एवरेज स्पीड 0 नहीं होती, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 के इक्वल होगी। और क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हम इनको सेम फार्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते। n सेकेंड्स आपका टोटल टाइम है जिसमें डिस्टेंस कवर्ड हुआ, और nth सेकेंड का मतलब है एक स्पेसिफिक इंटरवल। इन दोनों में डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हमने हाइट a से एक बॉडी को ड्रॉप किया। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसने n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, और इसी तरह से हम फिर बाद में nth सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे। तो n सेकेंड्स के लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें अगर बॉडी को ड्रॉप किया है तो vi 0 होगा और बॉडी की मोशन डाउनवर्ड है तो a पॉजिटिव g। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है कि जब आपको टाइम दिया जाए तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ। लेट्स से हमारा टाइम जो है वो n सेकेंड्स है, तो रिलेशन आ जाएगा हाफ जी एन स्क्वायर। तो अगर n की वैल्यू 5 होगी तो सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 125 मीटर। मैंने यहाँ g की वैल्यू को 10 यूज किया। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि हमें इसी केस में डिस्टेंस कवर करना है जो बॉडी ने nth सेकंड में कवर किया। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए एक शॉर्टकट है, Sn इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, और हमारे
इस स्पेसिफिक केस के अंदर जब बॉडी को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमारे पास a की वैल्यू g, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा h इज इक्वल टू g/2 इंटू 2n-1। तो ये फ्री फॉल के केस में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर nth सेकेंड फिफ्थ है तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो सॉल्व करने से हमारा रिजल्ट 45 मीटर आएगा। मीन्स nth सेकेंड में जो फिफ्थ है उसमें 45 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। इसको एक और तरह से भी किया जा सकता है कि जो nth सेकेंड है उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम पहले वाले फार्मूला को यूज ही करें तो हमें tn और tn-1 इनके डिफरेंस को लेंगे। तो यहाँ पर n 5 होगा और n-1 4। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करने से आंसर 45 मीटर ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम ग्राफ की स्लोप को फाइंड करें तो स्लोप हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल आती है और स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। हम डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की और ग्राफ के रिजल्ट्स क्या होंगे। तो हम फर्स्ट कॉलम में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, सेकंड कॉलम में डिस्प्लेसमेंट मेंशन करेंगे और थर्ड में वेलोसिटी। तो फर्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या टाइम एक्सिस हो, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कांस्टेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी इसका मतलब एक्सीलरेशन भी 0 है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो इसका मतलब वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म दैट मीन्स एक्सीलरेशन 0। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली अगर डिक्रीज हो इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक्सीलरेशन यहाँ भी 0 है। तो सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है स्लोप के साइन का, कि सेकंड में स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और थर्ड में स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव है। कुछ और पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करते हैं। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास कर्व है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अब ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो कर रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अब डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखेंगे स्लोप का बिहेवियर क्या है, तो स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रही है, मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये कि डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यहाँ भी हमें कहना पड़ेगा कि वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम स्लोप को देखें तो स्लोप हमारे पास इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। नेक्स्ट दो पॉसिबिलिटीज अगर हम और देखें कि डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही हो, तो दोनों केसेस में हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी वेरिएबल है और एक्सेलरेशन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो सेकंड लास्ट जो हमारे पास ग्राफ है उसको अगर हम देखें तो वहाँ स्लोप इंक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव है, लेकिन लास्ट ग्राफ के अंदर स्लोप डिक्रीज कर रही है और यहाँ भी नेगेटिव है, मीन्स दोनों के अंदर वेलोसिटी नेगेटिव तो है कि सेकंड लास्ट में इंक्रीज कर रही है और लास्ट में डिक्रीज कर रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले स्पीड क्या है। स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स बॉडी ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मीन्स बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुई, मीन्स उसने अपनी पोजीशन को कितना चेंज किया। बाय नेचर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, जबकि वेलोसिटी बाय नेचर एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, हम ये कहते हैं कि स्पीड वेलोसिटी है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी एक स्पीड है लेकिन डायरेक्शन के साथ, मीन्स बॉडी कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको वेलोसिटी कहा जाता है। स्पीड इंडिकेट्स रैपिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉडी कितना रैपिडली मूव कर रही है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंडिकेट्स रैपिडिटी एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें ये भी बताएगा कि बॉडी कितना रैपिडली मूव कर रही है और उसकी पोजीशन क्या है, मीन्स डायरेक्शन उसकी क्या है।
नेक्स्ट पॉइंट स्पीड के बारे में। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन चेंज होने से ये नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया जाता है और डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा। बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी की ज़ीरो हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी क्लोज पाथ हो तो उस क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट हमारे जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये ग्राफिकल हैं। अगर हम स्पीड और टाइम के ग्राफ की बात करें, स्पीड अलॉन्ग वाई एक्सिस और टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को। और ये नेगेटिव हाफ में भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। लास्ट पॉइंट, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इस ग्राफ में जो स्लोप होगी, जो ग्रेडियंट होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इस ग्राफ में जो स्लोप है यानी ग्रेडियंट, ये इक्वल होगा वेलोसिटी के, और ये स्लोप नेगेटिव हो सकती है। एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का। मींस बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी चेंज हो रही है। एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो रिलेशन होता है दैट इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और एक्सेलेरेशन वेक्टर है और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अलॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी है। हम ये भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन या तो हम कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग, या फिर हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के अलॉन्ग होती है। एक्सेलेरेशन एक वेक्टर है, ये साइन सेंसिटिव होगा। तो साइन से अगर बात करें, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। पॉजिटिव तब होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और नेगेटिव तब जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है, और रिटार्डेशन के अलावा इसको डी एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है। एक्सेलेरेशन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल इंटरवल्स में इक्वल हो, वेरिएबल अगर वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल हो, एवरेज एक्सेलेरेशन अगर हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज एक्सेलेरेशन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें 4 टाइप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन मींस वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट, एंड इंस्टेंट का मतलब है कि जब टाइम की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो फार्मूला क्या लिखा जाता है, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अब डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं एक्सेलेरेशन के। वो केसेस क्या है? सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाता है कि कब एक्सेलेरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो इसका आंसर होगा जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो। सेकंड केस, जब एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी। ये कब होता है? जब बॉडी सडन ब्रेक अप्लाई करे, या अगर एक बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करें तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी की एक्सेलेरेशन जी के इक्वल होती है, लेकिन वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है। कब ऐसा होता है कि एक्सेलेरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। नेक्स्ट केस, कब हमारे पास एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं किसी भी कर्व पाथ में, जैसे सर्कुलर मोशन है। कब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होते हैं, तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, मींस कार रेस्ट पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करे। और कब दोनों एंटी पैरेलल होंगे, जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, जैसे गाड़ी ब्रेक अप्लाई करे। एक बात याद रखिएगा, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर मीन पोजीशन के ऊपर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारी वेलोसिटी जीरो होती है और हमारी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होती है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है, एक स्लोप से और एक एरिया से। इस ग्राफ की स्लोप एक्सेलेरेशन के इक्वल होती है और इस ग्राफ का एरिया हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होता है। याद रखिएगा कि अगर इस ग्राफ का अलजेब्रिक सम लिया जाए एरिया का तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब हम डिफरेंट वेरिएशन को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेरिएशन को डिस्कस किया। तो फर्स्ट कॉलम में हम ग्राफ्स जो पॉसिबल उनको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि टाइम एक्सिस के अगर वेलोसिटी पैरेलल हो, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। सेकंड पॉसिबिलिटी कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है दैट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन होगी तो यूनिफॉर्म लेकिन नेगेटिव होगी, मींस ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो स्लोप भी हम देख सकते हैं कि सेकंड में स्लोप पॉजिटिव थी और थर्ड में नेगेटिव, जिससे साइन का हमें आइडिया हुआ। इसके अलावा पॉसिबिलिटीज क्या हैं? अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, ग्राफ कर्व हो, तो हम उस पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, लेकिन इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अगर हम स्लोप को देखें तो स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो स्लोप के इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वेरिएबल पॉजिटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो, अब इसमें और लास्ट वाले में डिफरेंस क्या है? ये भी वेरिएबल है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ स्लोप डिक्रीज कर रही है, मींस एक्सेलरेशन वेरिएबल पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट अगर हम पॉसिबिलिटीज को देखें तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी तो हम कहेंगे कि दोनों के अंदर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन दोनों की स्लोप में डिफरेंस है। जो सेकंड वाला ग्राफ है उसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग है, और लास्ट ग्राफ में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मींस वेरिएबल नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो लास्ट दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के होंगे। एक बॉल को वर्टिकली एफर्ट थ्रो हमने किया और कुछ देर के बाद बॉल रिटर्न हो गई उसी पॉइंट के ऊपर। अब हम डिफरेंट ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। तो जब बॉल को हम वर्टिकली एफर्ट थ्रो करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा लेकिन स्पीड डिक्रीज करेगी, तो मीन स्लोप डिक्रीज करेगी। लेकिन बॉल जब रिटर्न आएगी डिस्टेंस इंक्रीज करेगा लेकिन स्लोप इंक्रीज करेगी, क्योंकि वापस आते हुए स्पीड इंक्रीज कर रही होती है। तो ए टू बी, बी क्या पॉइंट है? मैक्सिमम हाइट। यहां तक डिस्टेंस इंक्रीज हुआ लेकिन स्पीड डिक्रीज हुई, तो स्लोप भी डिक्रीज हो रही होगी। और बी टू सी, जब बॉल रिटर्न हो रही है डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो स्लोप भी इंक्रीज कर रही है। सेकंड ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैक्सिमम हाइट की तरफ जाते हुए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा लेकिन वापस आते हुए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी, तो ए टू बी मैक्सिमम हाइट तक बिहेवियर सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही होगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीजिंग स्लोप। लेकिन बी टू सी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होकर जीरो होगी लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इंक्रीजिंग स्लोप, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो। तो ए टू बी डिक्रीजिंग स्लोप एंड बी टू सी इंक्रीजिंग स्लोप। नेक्स्ट ग्राफ स्पीड और टाइम का। स्पीड और टाइम ग्राफ में हम बिहेवियर को अगर देखते हैं तो पॉइंट ए पे जब बॉल को हमने थ्रो किया था तो उस पॉइंट के ऊपर स्पीड मैक्सिमम थी, और जब बॉल बी पॉइंट पे पहुंची मैक्सिमम हाइट के ऊपर तो वहां पर स्पीड हमारे पास जीरो थी। और जब बॉल रिटर्न हुई दोबारा सी पॉइंट के ऊपर तो स्पीड दोबारा मैक्सिमम। अब स्पीड स्केलर है तो ये पॉजिटिव इंटरवल में ग्राफ बनेगा, और यूनिफॉर्मली हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही होती है और इंक्रीज हो रही होती है, इस वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो यूनिफॉर्म स्लोप दोनों केसेस के अंदर, लेकिन फर्स्ट में स्लोप नेगेटिव है और सेकंड में स्लोप पॉजिटिव है। इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। वेलोसिटी वेक्टर है, साइन सेंसिटिव है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवल दोनों में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो बॉल को जब हमने थ्रो किया था स्पीड मैक्सिमम है पॉइंट ए पे, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम है। पॉइंट बी पे मैक्सिमम हाइट, स्पीड जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। यहां तक ए टू बी
ग्राफ का बिहेवियर बिल्कुल स्पीड जैसा होगा, लेकिन बी टू सी डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो अब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो ग्राफ नेगेटिव इंटरवल में होगा। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि थ्रू आउट एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूनिफॉर्म स्लोप होगी हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, लेकिन शुरू वाला इंटरवल हमारा नेगेटिव होगा, वहां जी भी नेगेटिव होता है, और जो बी टू सी इंटरवल है वहां पर जी पॉजिटिव होगा। हाउ टू रीड स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ के अंदर हम स्लोप को कैसे रीड करते हैं और स्लोप से हमें क्या डाटा मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है, और किसी भी ग्राफ में स्लोप और ग्रेडियंट tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ हो वेलोसिटी और टाइम का लेट से, तो वेलोसिटी हमारे पास इस केस में परपेंडिकुलर है और बेस टाइम है, तो जब हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे तो ये एक्सेलेरेशन के इक्वल है। तो यहां से पता चलता है कि हमने स्लोप से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्वाड्रेंट्स की बात की जाए तो 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव है, मीन्स tan थीटा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री से लेसर होता है, tan थीटा पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, और याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मीन्स स्लोप नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स हमारा एंगल 180 डिग्री से लेसर होगा, और इसमें भी स्लोप पॉजिटिव होती है, मीन्स tan थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर एंगल 270 से ग्रेटर हो या 360 से लेसर हो तो हमारे पास स्लोप नेगेटिव यानी tan थीटा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव हुई, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्लोप नेगेटिव हुई। तो एंगल इंपॉर्टेंट है स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। इसके अलावा हमें यही पता होना चाहिए कि किस एंगल पे tan थीटा की क्या वैल्यू होती है। तो डिफरेंट एंगल्स को हम लेते हैं फ्रॉम 0 टू 270। tan 0 0 होता है, tan 30 1 ओवर √3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 प्लस इन्फिनिटी, 180 0 और 270 नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 90 और 270 पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है। तो मीन्स जब भी हमारा एंगल 90 को अप्रोच कर रहा होगा स्लोप इंक्रीज कर रही होगी, और जब भी 90 से अवे जा रहा होगा तो स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रही होगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो कर्व है उसमें एंगल क्या है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो इस लाइन का एंगल 90 डिग्री से लेसर है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड एग्जाम्पल, इसका अगर आप एंगल देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ये एंगल 90 से ग्रेटर है, मीन सेकंड क्वाड्रेंट, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि फर्स्ट ग्राफ में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और सेकंड ग्राफ में एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। नेक्स्ट, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, मींस नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर हो, तो हमें हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये तीनों एंगल 90 डिग्री से लेसर है, तो मींस यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, तो क्या स्लोप इंक्रीज करेगी, डिक्रीज। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप एंड तक जाएं तो आपका एंगल 90 से अवे जा रहा है, मींस जीरो की तरफ, मींस स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज, कि शुरू में मैक्सिमम है और बाद में मिनिमम हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट पे एंगल देखेंगे, तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री से लेसर है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ भी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब एंगल को देखें कि एंगल का बिहेवियर क्या चेंज होने का। तो शुरू में एंगल हमारे पास 0 के क्लोज था और एंड में जाकर वो 90 के क्लोज हो गया, तो एंगल इंक्रीज कर रहा है 90 की तरफ, तो स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है और वैल्यू डिक्रीज कर रही है। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका एंगल देखा तो वो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो यहाँ स्लोप नेगेटिव होगी। अब अगर हम देखेंगे स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो विद टाइम हमारा एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब यहां पर स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में देखा जाए तो यहां भी नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है। हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो एंगल क्या है, यहां पर 90 डिग्री से ग्रेटर, मींस यहां भी स्लोप क्या है, नेगेटिव। लेकिन एंगल पहले 90 के क्लोज था,
बाद में 90 से अवे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्लोप इस केस में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो दो चीजें हमें देखी कि स्लोप इंक्रीज डिक्रीज और पॉजिटिव नेगेटिव। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में। हम इस टॉपिक में इक्वेशंस को रिवाइज करेंगे और साथ ही अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उनकी क्या फॉर्म होती है उसको डिस्कस करेंगे, और दो केसेस डिस्कस करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में। एक जिसमें हम बॉल को थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड और वो हाइट एज गेन करें, और सेकंड हाइट एज से अगर एक बॉल को ड्रॉप किया जाए। हम जानते हैं जब बॉल को थ्रो किया जाता है अपवर्ड तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, और जब ड्रॉप किया जाता है तो नीचे वेलोसिटी जीरो होती है। फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू वी प्लस ए टी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी Vf इज इक्वल टू वी प्लस माइनस जी टी। और जब बॉल को थ्रो करेंगे अपवर्ड तो Vf हमारे पास जीरो होगा, ए माइनस जी के इक्वल, तो वी जी टी के इक्वल होगा। और जब ड्रॉप करेंगे तो वी जीरो, तो Vf इज इक्वल टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी H इज इक्वल टू वी टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थ्रो करने के केस में Vf हमारा जीरो, एक्सेलेरेशन माइनस जी, तो H इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो तब फॉर्म क्या होगी, हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 2 टाइम AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2GH प्लस माइनस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ जीरो है तो चेंज होकर इक्वेशन 2 टाइम्स GH इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। और लास्ट केस में वी आई जीरो होगा तो इक्वेशन क्या होगी, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। Force is a tendency to produce or stop motion, या force is the agency to produce or stop motion in a body। force को मेजर करते हैं हम mass times acceleration से, इसको mass into change in velocity over time भी कहा जा सकता है, या फिर force rate of change of momentum है। force का SI यूनिट न्यूटन होता है और इसका SI बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। force वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलेरेशन की होती है। फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी की स्टेट के ऊपर कि क्या वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो बॉडी मोशन में है। दोनों को वन बाय वन देखते हैं कि दोनों केसेस में क्या होगा। पहले अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे बॉडी जब होती है तो फोर्स अप्लाई होने से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, मीन्स वो बॉडी मोशन में आ जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसके अलावा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर फोर्स किसी मूविंग बॉडी पे अप्लाई हो तो ये डिपेंड करता है उस फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर कि क्या वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई हो रही है या इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन अप्लाई हो रही है, या फिर वो फोर्स किसी एक एंगल थीटा पे अप्लाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ द बॉडी। अगर फोर्स अप्लाई हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यहां पर भी क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, और इसके अलावा वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि मोशन इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन लगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी मींस रिटार्डेशन, और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, और जो वर्क डन होगा इस केस में वो नेगेटिव होगा, और ओवरऑल हम देखेंगे कि मोशन डिक्रीज कर जाएगी। अगर फोर्स किसी एंगल थीटा पे अप्लाई हो तो वो डिपेंड करेगा एंगल क्या है। अगर तो एंगल 90 होगा तो इस केस में जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, जैसे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और वर्क डन क्या होगा, जीरो। और अगर एंगल 90 के अलावा होगा तो पाथ एलिप्टिकल होगा, और इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। याद रखिएगा हर वो फोर्स जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है उसका वर्क डन जीरो होता है। लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हमारे पास हर जगह अप्लाई नहीं होते, इसकी लिमिटेशन होती है। ये अप्लाई होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मींस नॉन एक्सेलेरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके अलावा स्लो मूविंग बॉडीज के ऊपर। हम सबको इनकी स्टेटमेंट्स पता है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें ये क्या रिजल्ट बताते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये डिफाइन करता है फोर्स को। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बता रहा होता है। इसके अलावा ये फोर्स को मेजर करता है और एक्सप्लेन करता है एक्सेलेरेशन को। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है ये हमें बताता है कि हमारे पास नेचर में फोर्सेस
पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एक्शन और रिएक्शन है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, और क्वांटिटी ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये भी कहते हैं कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यही मोमेंटम का फार्मूला है, m इंटू वी, और मोमेंटम वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड होता है और बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगर किसी मूविंग बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है, और चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। इसके अलावा इम्पल्स को डिफाइन किया जाता है कि इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड। ये हम रिजल्ट F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से डेल्टा P फोर्स इंटू टाइम के इक्वल आएगा, और इम्पल्स की डायरेक्शन फोर्स के अलॉन्ग होती है और यूनिट मोमेंटम वाला। अगर किसी बॉडी में इम्पल्स ना हो, मीन्स उसका मोमेंटम चेंज ना हो, उस पर फोर्स अप्लाई ना हो, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। और हर आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है, और ये इसकी स्टेटमेंट भी है कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। सपोज करें वन डायमेंशन में दो बॉल्स मूव कर रही हैं, m1 और m2, वेलोसिटी v1 और v2 से। तो v2 अगर v1 से लेसर है, बॉल्स कोलाइड करेंगी और वेलोसिटी चेंज होकर v1 डैश और v2 डैश हो जाएगी। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रॉकेट प्रोपल्शन। जब रॉकेट के अंदर कंबस्टन चैम्बर में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबस्टन होती है तो हॉट गैसेस के इजेक्ट होने से रॉकेट मूव करता है अपवर्ड, और मोमेंटम ऑफ हॉट गैसेस मोमेंटम ऑफ रॉकेट के इक्वल आता है, और रॉकेट की एक्सेलेरेशन रॉकेट के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड, बुलेट फायर्ड बाय अ गन। इसमें भी जब बुलेट फायर होती है तो मोमेंटम गेन करता है गन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें रिकॉइल ऑफ गन, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट को हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ गन से। थर्ड एप्लीकेशन, शेल। कोई भी एक्सप्लोजन अगर हो कि लेट्स से एक फाइटर जेट एक शेल को ड्रॉप करता है जो एक्सप्लोड करता है, तो दो या दो से ज़्यादा पीसेस में करे तो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे? तमाम का मास का सम लें, टोटल मास के इक्वल आएगा, और अगर तमाम पार्टिकल की वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम लें तो वो ओरिजिनल वेलोसिटी के इक्वल आएगा। लेकिन अगर ये शेल रेस्ट पोजीशन में एक्सप्लोड करेगा तो दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इक्वल वेलोसिटी से, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहती है। इसमें हमें v1 डैश और v2 डैश जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज़ हैं, इनके फार्मूलाज का आइडिया होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकें। और उसके डिफरेंट केसेस हैं, जैसे अगर कहा जाए कि दोनों बॉडी के मास इक्वल हों तो क्या होगा, तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। इस टॉपिक में हम कोलिजन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली इलास्टिक कोलिजन को। कोलिजन की दो टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जहां मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मीन्स अगर बॉडीज मूव करें वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में, और वो कोलाइड हों और उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। फॉर एग्जांपल, दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 और एक का मास m2, वेलोसिटी v1 और v1 v2 से ग्रेटर है। ये बॉडीज कोलाइड करेंगी और कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश। तो ओवरऑल अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगे, तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 के इक्वल होगा, और आफ्टर कोलिजन v2 डैश माइनस v1 डैश। अगर राइट साइड से नेगेटिव कॉमन लें तो नेगेटिव v1 डैश माइनस v2 डैश, और नेगेटिव साइन क्यों आया? कोलाइड करने के बाद बॉडीज एक दूसरे से अवे मूव करेंगी। v1 डैश और v2 डैश के फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए और डिफरेंट केसेस के लिए। v1 डैश होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2 टाइम m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2, और v2 डैश 2 टाइम m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब इन फार्मूला से रिलेटेड डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस, अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो, तो अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, v1 डैश v2 और v2 डैश v1 के इक्वल।
सेकंड केस अगर मैसेज इक्वल हो और सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो तब भी वेलोसिटीज इंटरचेंज, अब v1 डैश 0 हो जाएगा और v2 डैश v1 के इक्वल। अगर m1 का मैस m2 से काफी ग्रेटर हो और सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो तो v1 डैश की वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन जिसका मैस कम उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी v1 के। और फोर्थ केस अगर m1 का मैस m2 से बहुत कम हो और v2 0 तो v1 डैश नेगेटिव v1 लेकिन v2 डैश रेस्ट पे ही रहेगा 0। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन जिसमें बॉडी की एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके अलावा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। इन तीनों प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हम डिफरेंस देखेंगे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का देखेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल डिफरेंट होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को इनिशियली एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया जाता है और ये एंगल थीटा 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है तो वेलोसिटी मिनिमम होती है सिर्फ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल और वाई कंपोनेंट 0 होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को एक हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टली और यहाँ भी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल होता है। और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को एंगल 90 डिग्री प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड। अब हम सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं और उसके डिफरेंट रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को इनिशियली एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया जाता है और यहाँ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर होता है और बॉडी जो पाथ अडॉप्ट करती है वो पैराबोलिक पाथ होता है। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है तो वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है लेकिन नॉन जीरो और ये वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल आएगी जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है, जबकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहाँ पर 0 होता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है उसको रेंज बोलते हैं और जो टोटल टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहां वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। तो मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का रिलेशन है vi² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन 2vi sin थीटा ओवर g होता है और अगर हमने कैलकुलेट करना हो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तो ये टोटल टाइम का हाफ होगा, मींस फार्मूला vi sin थीटा ओवर g। थर्ड रिलेशन हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका फार्मूला vi² sin 2 थीटा ओवर g और F45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, फार्मूला vi² ओवर g। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो यहाँ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक x और एक y। वेलोसिटी का x कंपोनेंट यूनिफॉर्म रहता है, वो इनिशियल x कंपोनेंट के इक्वल है और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से vi माइनस gt के इक्वल। याद रखिएगा हाइट और टाइम का रिलेशन t² g/8 होता है और इसी तरह जो मैक्सिमम रेंज है उसका हाइट से रिलेशन 4 टाइम्स हाइट के इक्वल है और हर वो 2 एंगल जिनका सम 90 होगा इन दोनों एंगल्स पे रेंज इक्वल होगी। इसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉडी को एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, मींस इनिशियली उसकी वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट होता है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0। बॉडी का पाथ इसमें भी पैराबोलिक होगा। इसमें रेंज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, टाइम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग तक और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रेंज का फार्मूला vi(x) इंटू टोटल टाइम, हाइट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, हाफ gt² और इसी फार्मूला से टाइम 2h ओवर g होल अंडर रूट। अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो किसी पॉइंट पे तो हमें x और y कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा। x कंपोनेंट इनिशियल x कंपोनेंट के इक्वल होगा और y कंपोनेंट gt के। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास अगर एक बॉडी को एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए और वहीं से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाए, दोनों बॉडी सेम पॉइंट पे जाकर सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे और रीजन वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉडी को इनिशियली एट एंगल 90 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें अगर हमने हाइट को कैलकुलेट करना हो तो हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला के अंदर थीटा 90 पुट करेंगे तो फार्मूला vi² ओवर g। सिमिलरली टाइम का फार्मूला 2vi ओवर g, लेकिन ये टोटल टाइम है।
अगर हमने मैक्सिमम हाइट तक फाइंड करना हो टाइम, तो टोटल टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे, मींस VI/G। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज, मींस क्या एंगल हो कि रेंज मैक्सिमम रेंज के मुकाबले में हाफ हो जाए। हमें रेंज और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला पता है, रेंज VI² sin 2θ/g है और मैक्सिमम रेंज VI² है। तो रेंज के फार्मूला में VI² को हम रिप्लेस कर सकते हैं R मैक्सिमम से, तो R इज इक्वल टू R मैक्सिमम इंटू sin 2θ। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे R की, जो हाफ टाइम R मैक्सिमम है। R मैक्सिमम से कैंसिल हो जाएगा, साइन लेफ्ट पे जाएगा इनवर्स, और साइन इनवर्स 1/2 हमें पता है 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री इक्वल टू 2θ, 2 डिवाइड होगा तो थीटा हमारे पास इक्वल आएगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 मीन्स 15 डिग्री। तो 15 डिग्री वो एंगल है जहां रेंज मैक्सिमम रेंज से हाफ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम रेंज हमारे पास 400 मीटर है तो 15 डिग्री के ऊपर हमारे पास रेंज 200 मीटर होगी। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अब हमारे पास मैक्सिमम रेंज और हाइट का क्या रिलेशन होता है, तो मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स हाइट के इक्वल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मींस फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होना, एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होना। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, जैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कहा जाता है। इसके अलावा टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग और काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन। टॉर्क एंगुलर मोशन में फोर्स का एनालॉग है या काउंटर पार्ट है। टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स को कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को कहा जाता है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड अप्लाइड फोर्स F। तो ये टॉर्क की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अब हम इन्हीं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग टॉर्क की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन R एंड F। इसको हम RF sin थीटा इंटू n कैप लिखेंगे। n कैप यूनिट वेक्टर है जो टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर मैग्नीट्यूड की हद तक बात करें तो इसको लिखा जा सकता है टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा, ये इक्वल होगा R इंटू F। sin थीटा मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ F, या फिर R sin थीटा इंटू F, यानी R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। नेक्स्ट, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर डेल्टा T मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा टॉर्क प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और एंगुलर एक्सेलेरेशन का, इसको mr² इंटू अल्फा b लिखा जा सकता है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क की अगर हम डायरेक्शन को देखें कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, तो टॉर्क की डायरेक्शन n कैप जो यूनिट वेक्टर इससे डिफाइन होती है कि टॉर्क परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कहाँ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R एंड F, कि ये R और F वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम डायग्राम से देखें कि R और F और R क्रॉस F लें तो टॉर्क हमेशा फोर्स वेक्टर और R पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क के यूनिट्स, टॉर्क के ऐसा यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास न्यूटन मीटर है, इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसका बेस यूनिट होगा। अगर हम साइन की बात करें तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टॉर्क पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। अगर बॉडी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क पॉजिटिव, और अगर बॉडी की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। लास्ट में हम बात करते हैं टॉर्क की डिपेंडेंस किन फैक्टर्स के ऊपर है। तो फर्स्ट, टॉर्क डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, जितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी टॉर्क ज़्यादा। नेक्स्ट, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन R एंड F। एंगल की बात करें तो हमारे पास अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम RF के इक्वल होगा, और अगर ये एंगल 0 या 180 होगा तो टॉर्क मिनिमम इक्वल टू 0 होगा।
अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का डिस्कस करेंगे और वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्टेट का नाम है। इस टॉपिक में हम 4 चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस, उसके बाद इसकी टाइप्स, फिर डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और लास्ट में डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, मीन्स अगर एक बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इवन अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, चाहे वेलोसिटी लीनियर है या एंगुलर है, तो बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में। अगर एक बॉडी की एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो, चाहे लीनियर चाहे एंगुलर, तब भी इक्विलिब्रियम में। इसी तरह एक बॉडी पे अप्लाइड नेट फोर्स ज़ीरो हो या नेट टॉर्क ज़ीरो हो, बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में होगी। टाइप्स, अगर बॉडी रेस्ट पर हो तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। एक्सेलेरेशन अगर ज़ीरो हो तो यहाँ 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब नामों से पता चलता है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में क्या डिफरेंस होगा। अगर एक बॉडी की लीनियर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो ये ट्रांसलेशनल कहलाएगा, और अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो ये रोटेशनल कहलाएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स ज़ीरो और रोटेशनल में नेट टॉर्क ज़ीरो। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी की एक्सेलेरेशन ज़ीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और यही बेस्ट डेफिनेशन है। स्टेट्स, 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब तीनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक बाउल है, उस बाउल के बॉटम पे एक बॉल पड़ी है, उसकी पोजीशन को हम अगर डिस्टर्ब करें, मीन्स उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करें और कैसे उसको रेज करते हैं, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी वापस अपनी एक्चुअल स्टेट पे आ जाएगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इस केस में याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। अनस्टेबल, बाउल उल्टा कर दिया, बॉल टॉप पर है, अब अगर इस बॉल को डिस्टर्ब करेंगे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी वापस अपनी स्टेट पे नहीं आएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर बॉडी इस तरह से प्लेस्ड हो कि उसको डिस्टर्ब करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मीटर और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बैलेंस हो तो वो इसी स्टेट पर होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है। नेक्स्ट कंडीशंस, 2 कंडीशंस हैं। एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, और एक सेकंड कंडीशन, इसको इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी कहा जाता है। यही 2 कंडीशंस हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फर्स्ट कंडीशन, समेशन ऑफ फोर्सेस ज़ीरो, अलजेब्रिक सम ऑफ तमाम जो फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं वो ज़ीरो हों, चाहे अलॉन्ग एक्स चाहे अलॉन्ग वाई, मीन्स लीनियर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये फर्स्ट कंडीशन कहलाएगी। और अगर एक बॉडी पे अप्लाइड नेट टॉर्क ज़ीरो हो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो, मीन्स जितनी क्लॉकवाइज टॉर्क उतनी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ज़ीरो। ये सेकंड कंडीशन है। अब हम फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। 2 स्ट्रिंग्स जिनके साथ वेट अटैच है 100 न्यूटन, और वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री। सबसे पहले हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो इस टेंशन के 2 कंपोनेंट, एक टी कॉस 45 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा इसका कंपोनेंट वर्टिकल होगा जो टी साइन 45 कहलाएगा। ये सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन के लिए भी, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। सेम मेथड, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वो यहाँ टी कॉस 45 कहलाएगा, और जो कंपोनेंट यहाँ पर वर्टिकल है वो होगा टी साइन 45। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि टी कॉस 45 जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये ऑपोजिट हैं, लाइन सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक राइट है एक लेफ्ट, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनकी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ जो कंपोनेंट यहाँ पर है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y0। ये फर्स्ट कंडीशन, जितनी फोर्स अपवर्ड उतनी फोर्स डाउनवर्ड। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है? टी साइन 45, टी साइन 45, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टी साइन 45 डिग्री प्लस टी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कौन सी फोर्स आएगी? जो डाउनवर्ड है। तो जितनी फोर्स अपवर्ड उतनी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या है? वेट 100 न्यूटन।
तो t sin 45 ऐड होंगे तो 2t sin 45 इक्वल टू 100। जो लेफ्ट साइड पे 2 है ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो t sin 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 ये इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो लास्ट स्टेप लेफ्ट साइड पे जो √2 डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे आकर 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो टेंशन का रिजल्ट आ गया 50 टाइम्स √2 न्यूटन। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स अलोंग द स्प्रिंग। फोर्स F को कैलकुलेट करना है। इस ब्रेक सिस्टम के अंदर जब हम पेडल के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पेडल सिस्टम ओवरऑल इस पिवट पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। अब पिवट पॉइंट के अबाउट जब रोटेट करेगा तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होनी है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। इस 500 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो ओवरऑल इस पेडल को शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड, और यहाँ पर जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी अबाउट द पिवट इस 500 न्यूटन फोर्स की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरा पेडल डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, रोटेशन हुई। अब जो पेडल रोटेट करेगा तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा। अब स्प्रिंग वापस लेकर जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करेगी और ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी अबाउट द पिवट, और ये टॉर्क 500 न्यूटन फोर्स की टॉर्क के ऑपोजिट होगी, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओवरऑल इस सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, मींस नेट टॉर्क 0, और ये भी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। इस क्वेश्चन में हमने यही करना है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल करना है। तो लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, राइट साइड पे क्लॉकवाइज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स की वैल्यू 500 है, मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट आर्म, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। राइट साइड पे क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स F, और यहाँ पर जो मोमेंट आर्म है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F से लेकर पिवट पॉइंट तक है जो 5 सेंटीमीटर है। दोबारा मोमेंट आर्म को देखते हैं। 500 न्यूटन का मोमेंट आर्म 500 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक जो है 40, और फोर्स F का मोमेंट आर्म स्प्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट पॉइंट तक, और ये कितना है 5। तो मोमेंट आर्म में गलती नहीं करनी, मोमेंट आर्म हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो 5 कैंसिल हुआ 500 से, तो 100 इंटू 40, तो फोर्स हमारी कैलकुलेट हो गई जो 4000 न्यूटन है। तो अगर मोमेंट आर्म सही कैलकुलेट हो जाए तो टॉर्क के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं।